स्वागत। आज हम चित्रा मुद्गल के काफी चर्चित उपन्यास क्लांत सूर्य की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास इस पर कुछ साहित्यिक समीक्षाएं हैं, कुछ पाठक विश्लेषण भी हैं, और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो बातें निकली हैं उन्हें मिलाकर कहानी के ताने बाने को समझें, एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करें। जी। शीर्षक ही देखिए ना, क्लांत सूर्य, मतलब थका हुआ सूरज। ये सिर्फ एक वो कहते हैं ना काव्यात्मक बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन अनगिनत मेहनतकश लोगों का प्रतीक है जो रोज जलते हैं, दुनिया को रोशन करते हैं, पर शाम होते होते बिल्कुल थक जाते हैं। थक कर निढाल। हाँ। और उनकी अपनी जो चमक है वो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। ये कहानी उन्हीं की है। तो देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं उपन्यास के बारे में। हाँ, और कई समीक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। चित्रा जी ने इसे एक बहुत बड़े सामाजिक कैनवस पर रखा है। ये समाज के हाशिए पर जो श्रमिक वर्ग है, उनके जीवन का, उनके रोज के संघर्षों का, उनकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनका एक बहुत ही यथार्थवादी और कह सकते हैं मार्मिक दस्तावेज है ये। यथार्थवादी, हाँ। इसमें मानवीय संवेदनाएं हैं, सामाजिक ऊंच नीच का एक तीखा एहसास है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से कहानी की परतों को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। तो कहानी हमें ले जाती है मुंबई के पास एक छोटा सा औद्योगिक कस्बा। मतलब सोचिए, मिलों की चिमनियों से निकलता गाढ़ा धुआं, मशीनों का शोर, कान भोड़ू शोर। हाँ, और उसी शोर में कहीं खोई हुई हजारों जिंदगियां। यहीं पर है हमारे मुख्य पात्र रामलाल, एक कपड़ा मिल मजदूर। जी। उनकी जिंदगी वाकई उस क्लांत सूर्य जैसी ही है। सुबह काम पर जाना और रात को बिल्कुल जिस्म और रूह दोनों से थक कर लौटना। और उनका परिवार भी है। पत्नी सावित्री हैं जो कुछ घरों में काम करके थोड़ी मदद करने की कोशिश करती हैं घर चलाने में। हाँ, हाथ बढ़ाने की कोशिश। बेटा रमेश है, कोई 16 साल का, और बेटी गीता 12 साल की। रामलाल के मन में ना अक्सर एक सवाल आता है जिसका जिक्र कई पाठकों ने भी किया है अपने विश्लेषण में। क्या? वो सोचते हैं, हम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, पर हमारी जिंदगी में ये अंधेरा क्यों है, ये कालिख क्यों नहीं मिटती? ये सवाल उनकी और उन जैसे लाखों लोगों की एक तरह से त्रासदी है। सही कहा। और यहीं चित्रा मुद्गल जी की लेखनी का कमाल दिखता है। वो गरीबी को सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं दिखाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। पाठक समीक्षाओं में ये बात आती है कि कैसे उन्होंने गरीबी के बीच जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उनकी बारीकियों को पकड़ा है। सावित्री की अपनी जद्दोजहद है, घर का खर्च, बच्चों की फिक्र, और रामलाल की सारी उम्मीदें वो टिकी हैं बेटी गीता की पढ़ाई पर। हाँ, वो एक दृश्य है ना उपन्यास में। हाँ, वो बहुत मार्मिक है। जब रामलाल थका हारा घर लौटता है और गीता एक कोने में वो टिमटिमाती रोशनी में पड़ रही होती है। हाँ। वो उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, बेटी तू ही पढ़ ले, यही पढ़ाई तेरा सूरज बनेगी जो कभी कभी क्लांत नहीं होगा। ये दिखाता है कि मतलब कितनी भी निराशा हो, इंसान उम्मीद की कोई ना कोई डोर पकड़े रहता है। बिल्कुल। ये सिर्फ उसका अपना सपना नहीं है, शायद उस पूरे वर्ग की आस है अपनी अगली पीढ़ी से। फिर कहानी में तनाव बढ़ता है। मिल मालिक, मुनाफा तो हो रहा है पर वो मजदूरों का वेतन बढ़ाने को तैयार नहीं, उल्टे कुछ लोगों को निकालने की छटने की योजना बनाता है। और ये खबर फैल जाती है, हाँ, आग की तरह। रामलाल का एक दोस्त है मंगल, वो यूनियन का कार्यकर्ता भी है, मजदूरों में थोड़ी उसकी पहचान है। वो सबको एकजुट करके हड़ताल के लिए कहता है। मंगल रामलाल को भी बोलता है कि भाई तुम भी शामिल हो। लेकिन रामलाल वो थोड़ा हिचकिचाता है शुरू में। डरता है। वो डर जो शायद हर मजदूर के अंदर होता है, नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। हाँ, बिल्कुल, ये डर बहुत असली है। लेकिन मंगल की बातों में जोश है। वो कहता है, रामलाल आज डर गए तो ये मालिक हमें हमेशा के लिए दबा देंगे, हमारा सूरज वो हमेशा क्लांत ही रहेगा, उठो, लड़ना होगा। कुछ विश्लेषण मंगल के किरदार को एक तरह से वर्ग चेतना, प्रतिरोध का प्रतीक मानते हैं। हाँ, वो जगाने की कोशिश करता है और आखिरकार रामलाल का गुस्सा उसके डर पर हावी होता है और वो हड़ताल में शामिल हो जाता है। और हड़ताल शुरू होते ही रामलाल के परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक तरफ मिल के गेट पर धरना, पुलिस का दबाव, मालिकों की धमकियां, और दूसरी तरफ घर के अंदर का संघर्ष। चूल्हा ठंडा पड़ने लगता है, खाने की कमी। जी, कई पाठक मानते हैं कि उपन्यास की ये बड़ी ताकत है। ये हड़ताल का कोई रोमांटिक चित्रण नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत दिखाता है। हाँ, वो दिखाता है कि परिवारों पर क्या बीतती है।
हालात इतनी बिगड़ती है कि बेटे रमेश को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ओह, वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। रामलाल को जब पता चलता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है रमेश पर। कि मैंने इसलिए मेहनत की थी कि तू पढ़ेगा। हाँ, लेकिन रमेश का जवाब वो कई पाठकों को हिला देता है। वो कहता है, पापा, पेट की आग किताब से नहीं बुझती, भूख पढ़ाई से पहले आती है। बहुत बहुत कठोर सच्चाई है ये। बिल्कुल। उधर गीता स्कूल जाती है, पर फटे बस्ते पुराने कपड़ों की वजह से उसे मजाक सहना पड़ता है। तो संघर्ष का असर सब पर अलग अलग होता है। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। हाँ, एक नैतिक दुविधा, विश्वासघात। इसको भी कई समीक्षाओं ने देखा है। हाँ। जब हड़ताल लंबी खिंचती है, मजदूरों का हौसला टूटने लगता है। मालिक चालाकी से कुछ को पैसों का लालच देकर तोड़ने की कोशिश करता है। और तभी रामलाल को मालिक के केबिन से निकलते हुए देखा जाता है। ओह, बस फिर क्या था, खबर फैल जाती है। उसका सबसे करीबी दोस्त मंगल उसे शक की नजर से देखता है। उसे लगता है रामलाल बिक गया। धोखा दे दिया। हाँ, धोखा दे दिया। वो रामलाल से मुंह फेर देता है। लेकिन पाठक बाद में जानते हैं कि असलियत कुछ और थी। क्या थी असलियत? रामलाल तो अपनी बीमार पत्नी सावित्री, उसके इलाज के लिए कुछ एडवांस पैसे मांगने गया था मालिक के पास, क्योंकि घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। हाँ, और ये गलतफहमी हो जाती है। हाँ, और ये गलतफहमी दोस्तों के बीच दरार डाल देती है और यूनियन में फूट पड़ जाती है। ये दिखाता है कि कैसे गरीबी और लाचारी सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी तोड़ती है इंसान को। और मुसीबतें यही नहीं थमती, सावित्री की तबीयत और बिगड़ जाती है। हाँ, खांसी बढ़ती जाती है। जांच होती है तो पता चलता है टीबी है उसे। टीबी? उस जमाने में तो ये बहुत गंभीर और खर्चीली बीमारी थी। ये खबर रामलाल को जैसे बिल्कुल तोड़ देती है। उसका अपराध बोध, उसकी लाचारी। वो सावित्री के पास बैठकर रोता है, कहता है, मैंने क्या कमाया सावित्री, इतनी मेहनत की पर तुम्हें दवा भी नहीं दिला पा रहा। ये तो बिल्कुल क्लांत सूर्य वाली स्थिति हो गई, सारी ऊर्जा जैसे खत्म। हाँ, पर यही कहानी में एक नई पात्र आती है, नंदा, एक उम्मीद की तरह। नंदा कौन है? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो मजदूर बस्तियों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करने आई हैं। कुछ विश्लेषण कहते हैं कि ये किरदार शायद कहानी को थोड़ा आदर्शवादी बनाता है, पर जरूरी भी लगता है। नंदा न सिर्फ रामलाल को हिम्मत देती हैं, बल्कि सावित्री के सरकारी अस्पताल में इलाज का इंतजाम भी करवाती हैं। वो रामलाल से कहती हैं, रामलाल, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा असली सूरज है, इसे क्लांत मत होने दो। लेकिन मुश्किलें अभी बाकी हैं। हाँ, तभी खबर आती है कि मंगल पर, जो बिखरे मजदूरों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, उस पर रात में हमला हुआ है। अरे, गुंडों ने किया होगा। हाँ, जानलेवा हमला। अब तो लगता है कि सब खत्म। मंगल अस्पताल में यूनियन बिखरी हुई, रामलाल अपनी परेशानियों में। बिल्कुल, पर यहीं से कहानी अपने चरमोत्कर्ष, अपने क्लाइमैक्स की तरफ जाती है। नंदा और रामलाल जो अब थोड़ा संभल चुका है, वो मिलकर फिर से मजदूरों को हिम्मत देते हैं। उन्हें समझाते हैं कि अगर आज हार गए तो फिर हमेशा हारते रहेंगे। हाँ, कि आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधेरे में जिएंगे। और इस बार उनकी कोशिश कामयाब होती है। कैसे? वो एक बड़े धरने का आयोजन करते हैं, और इस धरने की सबसे खास बात, जिसका जिक्र लगभग हर समीक्षा में मिलता है, क्या? वो है रामलाल की बेटी गीता। अच्छा, वो अपने स्कूल के कुछ और बच्चों के साथ उस धरने में शामिल होती है। बच्चे धरने में? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां लिए नारे लगाते हैं, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारे पापा को हक दो। बच्चों की वो मासूमियत, उनकी सीधी मांग, वो धरने को एक अलग ही ताकत देती है। हाँ, उसका असर तो पड़ता होगा। बहुत। खबर अखबारों में छपती है, शहर में बात होती है, मालिक पर, प्रशासन पर दबाव बनता है। और फिर मालिक झुकता है। हाँ, झुकना पड़ता है, पर जैसा यथार्थवादी उपन्यासों में होता है, ये कोई ऐसी पूरी जीत नहीं होती। अच्छा, छटनी पूरी तरह नहीं रुकती, वेतन में बस थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये हार भी नहीं है, ये एक छोटी जीत है। छोटी जीत। कुछ मजदूरों की नौकरी बच जाती है, रामलाल को सावित्री के इलाज के लिए मदद मिल जाती है, मंगल भी खतरे से बाहर आ जाता है। संघर्ष तो अभी चलेगा, लेकिन इस छोटी जीत में उम्मीद है। बिल्कुल। धरने के बाद रामलाल गीता को गले लगाता है और कहता है, बेटी, मुझे यकीन है तेरा सूरज कभी क्लांत नहीं होगा।
ये उपन्यास का शायद केंद्रीय संदेश है। हाँ, कई समीक्षक यही मानते हैं। चित्रा जी जानबूझकर कोई ऐसा क्रांतिकारी या बिल्कुल आदर्श समाधान नहीं देती। वो यथार्थ से जुड़ी रहती हैं। वो दिखाती हैं कि मजदूर वर्ग के जीवन में जीतें अक्सर ऐसी ही होती हैं, छोटी छोटी किश्तों में। पर हर छोटी जीत मायने रखती है। बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो आगे लड़ते रहने का हौसला देती है। सावित्री की हालत भी सुधरने लगती है, मंगल अस्पताल से लौट आता है, और सबसे बड़ी बात, मजदूरों के मन से डर कुछ कम होता है। उन्हें एकता की ताकत समझ आती है। उपन्यास का अंत कैसे होता है? अंत बहुत बहुत शांत है, लगभग ध्यान मग्न करने वाला। रामलाल का पूरा परिवार, वो सावित्री, रमेश, गीता, शहर के बाहर एक तालाब किनारे बैठे हैं। अच्छा। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, पर उसकी रोशनी अभी पानी पर है। गीता किताब पढ़ रही है। रमेश, जो हड़ताल में काम करने लगा था, वो अपने पिता से कहता है, पापा, अब सब ठीक हो रहा है, मैं वापस स्कूल जाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है। हाँ, रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आती है। सावित्री चुपचाप उसका हाथ थाम लेती है, और रामलाल डूबते सूरज को देखकर सोचता है, हाँ, हमारा सूरज रोज थक जाता है, क्लांत हो जाता है, पर हर रात के बाद सुबह तो आती ही है। बहुत बहुत गहरा अंत है ये। बहुत शक्तिशाली। ये दिखाता है कि ये उपन्यास सिर्फ दुख और संघर्ष की कहानी नहीं है। ये इंसान की जो कभी ना हारने वाली इच्छा शक्ति है, पारिवारिक रिश्तों की जो गर्माहट है, छोटी जीतों से मिलने वाली राहत है, और भविष्य के लिए एक सधी हुई उम्मीद, उसकी कहानी भी है। वो क्लांत सूर्य का प्रतीक वो पूरी कहानी में गूंजता रहता है। बिल्कुल। थकान है, निराशा है, संघर्ष है, पर उम्मीद की किरण भी है जो बुझती नहीं। कई विश्लेषण इसे बिटर स्वीट कहते हैं, मतलब खट्टा मीठा यथार्थ। हाँ, तो कुल मिलाकर क्लांत सूर्य हमें एक ऐसे यथार्थ के सामने खड़ा करता है जो झकझोरता है, सोचने पर मजबूर करता है, पर पूरी तरह निराश नहीं करता। जी। रामलाल, सावित्री, मंगल, गीता, ये सिर्फ पात्र नहीं रहते, ये उन लाखों आवाजों के प्रतीक बन जाते हैं जिन्हें हम सुनते नहीं। सही कहा। चित्रा मुद्गल की खूबी, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, वो उनके सहानुभूति भरे लेकिन बिना भावुक हुए यथार्थवादी चित्रण में है। हाँ, ये उपन्यास उन जिंदगियों पर रोशनी डालता है जिन्हें हम अपनी रोज की भागदौड़ में अनदेखा कर देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि विकास और प्रगति की बड़ी बातों के पीछे कितनी ऐसी जिंदगियां हैं जिनके लिए बस 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत ही सबसे बड़ा संघर्ष है। सही बात है। ये छोटी जीतों के महत्व को बताता है, और ये संदेश देता है कि उम्मीद रखना कितना जरूरी है, चाहे सामने कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सूरज कितना भी क्लांत क्यों ना लगे। और जैसा आपने कहा, विश्लेषण इशारा करते हैं, ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है, शायद हम सबके लिए। क्या सवाल? कि हमारे आसपास न जाने कितने रामलाल और सावित्री हैं जिनका मेहनत का सूरज हर शाम थक जाता है। क्या हम कभी रुककर उनकी उस क्लांत होती रोशनी को, उनके चुपचाप चलते संघर्ष को महसूस करते हैं? या हम अपनी दुनिया में इतने मग्न हैं कि हमें उनके हिस्से का आसमान दिखता ही नहीं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।